नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हैं केडीएम क्लासेस के साथ। तो आज हम बात करेंगे 1.2 की 10वीं क्लास की। तो 140, 156 और 3825, 5005 और 7429 इन सब का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनफल ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होता है तो इसका मतलब है वो 2 से भाग जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर इकाई का अंक 5 होता है तो इसका मतलब है वो 5 से भाग जाएगा। तीसरा केस है 3 का। 3 कब भाग जाएगा, कैसे पता लगाएं? अगर बड़ी संख्याएं हैं जैसे ये है ये, तो कैसे पता लगाएं कि वो 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो उन संख्याओं का सम, जितने भी डिजिट हैं सबको हम जोड़ें और इसका प्लस अगर 3 से भाग जाता है, यानी कोई भी 12 आ गया है या फिर 18 आ गया है, तो ये चीजें आती है तो इसका मतलब क्या है, वो 3 से भाग जाएगा। तो अब सवाल स्टार्ट करता हूं मैं। 140 इसके इकाई का अंक अगर देखते हैं तो ये है 0 और 0 है, इसका मतलब ये 2 से भाग जाएगा। 2 7 14 एंड 0, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा, कितने बना 10, 2 5 10। नेक्स्ट है 5 7 35, 7 1 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 140 के जो गुणनफल निकलते हैं वो क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या होता है, 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 इसमें 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये है इसका सॉल्यूशन। करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट भाग ही करना है। अलग अलग संख्याएं आएंगी, वो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखनी है, वो गुणनफल बन जाएंगे इनके। लेकिन जब हम ये करते हैं, इसे डायरेक्ट हम 5 से भी तो भाग कर सकते थे, डायरेक्ट हम 7 से भी तो भाग कर सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन हमें स्टार्टिंग हमेशा ही छोटी सी छोटी संख्या से करनी है। यानी छोटी सी छोटी संख्या वो 2 है जिससे ये भाग जा रहा है, तो वो छोटी सी छोटी संख्या ही लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156। अब 156 को स्टार्ट करते हैं सीधा। इकाई का अंक इसका 6 है, इसका मतलब ये 2 से भाग जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, ये कितना हो गया 16 एंड 2 8 16। नेक्स्ट इकाई का अंक फिर 8 है, वो इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब फिर ये 2 से भाग जाएगा। 2 3 6, 1 बचा एंड 2 9 18। नेक्स्ट केस क्या है, 39 आया, किससे भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है। क्यों, 9 और 3 12 होते हैं, 3 1 3 और 3 और 9 3 3 9, 13 1 13। अब 156 का जो गुणनफल आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 2 into 2 into 3 into 13, यानी 156 is equal to 2 की पावर 2 into 3 into 13। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3825। अब इसे स्टार्ट करते हैं 3825 को। अब डायरेक्ट अगर देखें, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से भाग जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम स्टेप से चलेंगे, छोटी सी छोटी संख्या को पहले लेंगे। तो इसके अंदर अगर बात करें हम छोटी से छोटी संख्या, तो जोड़ देखते हैं पहले। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी 18 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 से भाग होता है। इसका मतलब हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे फिर 2 बचा एंड 3 7 21, 3 5 15। फिर दोबारा देखते हैं, दोबारा देखेंगे 7 और 5 12 और 12 और 2 14 और 1 15, फिर सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब फिर ये 3 से भाग जाएगा। भाग करेंगे, 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। नेक्स्ट केस में देखते हैं 425 आ गया। इनका सम करते हैं, इनका सम करेंगे, 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 से भाग नहीं जाता। अब क्या करेंगे, अब इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 40, कितने बचे 2, 5 5 25। नेक्स्ट केस में फिर 5 से भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35, यानी 17 से भाग जाएगा। अब ये इसके क्या है, गुणनफल क्या है, 3825 बराबर 3 into 3 into 5 into 5 into 7।
अब इसे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार है 2, तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है 2 बार, यानी 5 की पावर 2 गुणा में 7। ये इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5005। अब इसे सोल्व करते हैं। 5005 पता चल रहा है सीधा 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, डबल जीरो, फिर 5 एकम 5। अब किससे भाग जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौके 28, कितने बच गए 2 और 7 दिया 21, 143। किससे भाग जाएगा, 11 से, 11 बन जा 11, यानी 11 एकम 11, कितने बचे 3, 11 दिए 33, और फिर किससे जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनफल अगर बात करें हम, तो वो कौन से आते हैं, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसी प्रकार से इसका 5वां पार्ट है 7429। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम है। दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, और उन दोनों का गुणनफल जो निकलेगा वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम जो है उनके जो गुणनफल निकलने हैं वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे। मतलब क्या इसका, अभी देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 दिया हुआ है, हमें 26 और 91 दिया हुआ है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग। इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। सॉल्व करते हैं, 2 से भाग जाएगा 13, फिर आ गया 13, ये किससे भाग जाएगा, ये जाएगा सीधा 7 से भाग, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21, फिर कितना आया 13। दोनों के गुणनखंड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2 गुणा 13, और ये 7 गुणा 13। एचसीएफ ऑफ 26 और 91, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, दोनों में कॉमन पार्ट कितने। एचसीएफ के बारे में हमने पहले भी बात की थी, एचसीएफ वो होता है जिन दोनों के अंदर उनका कॉमन कुछ निकले, साझा कुछ निकले। तो कॉमन क्या है 13 है, तो एचसीएफ ही आ गया। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम क्या है, 2 गुणा 1 बार 13 गुणा 7, 2 गुणा 1 बार लिखेंगे जो चीज साझी आ गई यानी कॉमन आ गई, और 1 बार लिखेंगे जो दूसरी टर्म आई है। अब इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कहता है कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई और एलसीएम की मल्टीप्लाई बराबर होगी 91 गुणा 26 के। 91 गुणा 26 के बराबर होगी इन दोनों के एलसीएफ और एचसीएम के गुणा के। अगर इनके बराबर आती है तो इसकी संबंध की सत्यता को जांच करते हैं और वो सही निकलेगा। दोनों अगर बराबर आते हैं तो वो सही होगा। तो अब गुणा करते हैं हम, जैसे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 2 गुणा 13 गुणा 7 और गुणा फिर 13, यानी ये एचसीएफ की गुणा और इन एलसीएम की गुणा। अब इन दोनों की गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 हो गई, गुणा 7 दिया 21, 2 7 एकम 7 और 2 आया क्या 26 और 91। एक्चुअल में आया क्या ये 26 और 91, यानी इसकी जो गुणा करेंगे वो इसके बराबर ऑटोमेटिक आएंगे। ये भी 91 गुणा 26 है, गुणा करके देख लेते हैं जैसे भी है। जैसे 6 1 6 हो गया, एंड 6 9 40 55 4 हो गया। तो इसी प्रकार से इसका करके देखेंगे, जो भी है 9 2 एंड 18 6 6 8 और 5 13 1 2366, इसका है आंसर 2366। अब 2366 क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या है इसका 2366। इसी प्रकार से अगर इन दोनों की गुणा करें वो भी क्या आती है 2366। तो यहाँ पे बात क्या है, अभी 91 गुणा 26 जो है वो बराबर आया है एचसीएफ गुणा एलसीएम। संबंध की सत्यता यहीं तक जांच करनी है कि हाँ ये बराबर है तो ये सही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे अभी। $510 और 92,
सबसे पहले ये भाग जा रहे हैं 2 से, क्योंकि इसके पीछे 0 है और इसके पीछे 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गए, 1 2 5 10, फिर 2 5 10। इसी प्रकार से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से जा रहा है 23, फिर 23 एकम 23। इसी प्रकार से अब ये देखें कि किससे भाग जाएगा, 5 है तो हम 5 से भाग कर देंगे, लेकिन ये 5 से भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग करेंगे। छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। 3 8 है 24, बचा कितना? 1 3 5 15, फिर 8 और 5 13। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 एकम 17। अब इन दोनों को HCF और LCM ज्ञात करेंगे। इन दोनों का HCF और LCM कैसे आएगा? यानी 510 के जो फैक्टर बने हैं वो क्या है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी प्रकार से 92 के जो फैक्टर बनते हैं वो कौन कौन से? 2 गुना 23। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 2। तो 2 क्या है इसका? HCF, यानी HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2। अब LCM क्या है? LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी 2 जो कॉमन है उसे एक बार लिख दिया हमने, फिर इसका 3, फिर 5, फिर 17, फिर ये 2 और फिर ये 23। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, वो गुणा बराबर आएगी 510 और गुणा 92 करते हैं, यानी 510 और 92 की जो गुणा करेंगे वो उसके बराबर आएगी HCF गुणा LCM। और संबंध की सत्यता की जांच हर बार ऐसे ही करनी है। इन दोनों की गुणा इस दोनों की गुणों के हमेशा ही समान आएगी और बराबर आएगी, इसका मतलब ये सही है। तो ये आप करके देखोगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या क्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात करनी है, उस विधि से हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको करवा दी थी। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21, इन तीनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 12 को। 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यही आएगा। नेक्स्ट करते हैं 15 का, 3 5 15, 5 पे खत्म हो गई बात। नेक्स्ट करते हैं इसका 3 7 21, 7 एकम 7, यहां भी खत्म होगी। अब इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के जो बनेंगे वो बनेंगे 2 गुना 3, और जो 15 के बनेंगे वो बनेंगे 3 गुना 5, और जो 21 के बनेंगे वो बनेंगे 3 गुना 7। इन तीनों में खास चीज है, वो खास चीज क्या है? 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो HCF ऑफ 12, 15 और 21 का क्या आएगा? 3 आएगा। अब निकालेंगे LCM ऑफ 12, 15 और 21 क्या आएगा? वो आएगा 3 जो कॉमन है उसे एक बार लिख देते हैं पहले, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अच्छा देखते हैं, अब आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 गुना 7, 6 7 42, 420। इसका HCF 3 है, LCM 420 है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल किया है। क्वेश्चन नंबर 3 था तीसरे का पहला। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM बताना है। 17, 23 और 29। 17 के ही पाड़े पे जाएगा, 23 के ही पाड़े पे जाएगा, और 29 के ही पाड़े पे जाएगा। जिस चीज के अंदर कोई भी चीज डिवाइड पूरी ना हो, यानी खुद से ही डिवाइड होती है, वहां पे एक चीज कॉमन होती है, और वो चीज क्या है? 1। यानी अगर बात करें इनका HCF, तो HCF क्या है? सभी के अगर बात करें सांझेपन की तो वो है 1, यानी इसका HCF क्या आता है? 1। जिसका हमें कोई भी HCF नहीं मिलता उसका HCF हमेशा ही 1 होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भी किसी भी संख्याओं के अगर हम डिफरेंस करें और उनका HCF ज्ञात करना हो कि उनका HCF कोई आया ही नहीं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। HCF हमेशा 1 जरूर होगा। नेक्स्ट, अब इसका LCM ज्ञात करेंगे, और LCM का वही फॉर्मूला, इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका LCM। तो इतना तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
8, 9 और 25, 8, 9 और 25 इनका भी हमें HCF और LCM ज्ञात करके बताओ। 8, 9 और 25। 8 का देखते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का देखते हैं, 9 का आएगा 3 पे जाएगा, ये 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का देखते हैं, 25 का क्या आएगा, 5 5 25, सॉरी 5 5 25 और 5 एकम 5। तो इनका फैक्टर निकाले तो कोई भी चीज साझी नहीं निकल रही, लेकिन सांझा जहां कुछ नहीं है वहां सांझा एक जरूर होता है। तो यहाँ पे HCF क्या है इसका, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी 8 गुणा 9 गुणा 25। देखते हैं, ये 8 है, ये 9 है और ये 25 है। गुणा करते हैं, 5 8 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 9 दूनी 18। इसका आंसर आ गया 1800। HCF कितना है, 1800। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि HCF दिया हुआ है हमें 306 और 657 का, यानी HCF ऑफ 306 और 657, इसका HCF जो है वो 9। HCF कितना है, 9। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमें, और बस एलसीएम ज्ञात करना है इनका। एलसीएम ज्ञात करने का क्या फार्मूला लगेगा या किस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करें, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखिए फार्मूला क्या होता है एलसीएम। हमारे पास दो टर्म दी है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है ए गुणा बी बटा में HCF ऑफ ए एंड, यानी दो टर्म जो दी हुई है इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसके बटा में जो इसका HCF आएगा वो क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। देखिए 306 और 657 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 306 और 657 बटा में इसका HCF कितना है, 9। बहुत ही आसान फार्मूला है, एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी बाय में HCF ऑफ AB। अच्छा तो ये आ गया, अब इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितने बचे 3, 9 चौके 36, ये 34, इस 34 और 657 की गुणा कर देंगे और 34 और 657 की गुणा कितनी आएगी, 22 33 8, 22,338। तो ये इसका आंसर है, एलसीएम ऑफ 306 और 657 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 एंड गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इनका भाज्य संख्याएं ज्ञात करने का क्या तरीका है, देखिए इन्हें सोल्व करेंगे हम, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमें पता ही करना है भी ये भाज्य है या नहीं है, भी भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों। सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। A को सोल्व करेंगे तब यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है, 13 यहाँ पे कॉमन है, 13 यहाँ पे कॉमन है तो ये कितना है 7 गुणा ये 11, 13 को हमने कॉमन निकाल लिया। अच्छा गुणा तो गया, 1 ही बच गया यहाँ पे, प्लस में 13 एकम 13 यानी यहाँ पे भी 1 बच गया। तो A बराबर क्या आएगा, 13 गुणा 7 गुणा 11 77 प्लस में 1 78, 13 गुणा 78, ये आ गया। ये A क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 13 जो है और ये 78 है, इनका कोई ना कोई दो एलसीएम HCF निकल रहे हैं, कॉमन एक ही HCF नहीं है। जहाँ पे एक ही HCF नहीं होता वो क्या होती है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन है 5, तो 5 को हमने कॉमन निकाल लिया,
5 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ कितना बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 की जगह भी 1 आ गया क्योंकि 5 तो हमने कॉमन निकाल दिया। तो 5 गुना में क्या बचा, यहाँ पे क्या हो गया ये देखिए 7 6 42 और 42 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 चौके 24 24 गुना 42 42 गुना 24 करते हैं 4 दूनी 8 4 चौके 16 और 42 दूनी 84 8 और 6 0 1008 प्लस में 1 1008 प्लस में 1 तो 5 गुना 1000। इनका भी अगर देखें तो कॉमन पार्ट ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्याएं है। इसका एग्जाम में ज्यादा कोई है नहीं वो, लेकिन करना हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या n दी हुई है, उसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसने कहा भी 6 की पावर हमें n दी हुई है और वो जो है वो 0 पर समाप्त होती है, वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमें जांच करके बताइए। देखिए 6 के अगर फैक्टर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की 6 होता है। लेकिन यहाँ ये 0 पे खत्म नहीं हो रहा। अगर ये 0 पर खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये 0 पे खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 पे संख्या ये खत्म हो सकती है। 5 में 10 हो गए, 10 की पावर। यहाँ पे किसी भी तरीके से 0 नहीं बढ़ रहा, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या जो है या प्राकृतिक संख्या नहीं है जो वो कि 0 पर समाप्त हो रही है, ये नहीं है, ये गलत है। ये सत्यता की जांच जो हम कर रहे हैं ये गलत है। इसी के साथ आपकी 1.2 कंप्लीट होगी। इसका एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो आप करेंगे, आपके लिए वो होमवर्क है। नेक्स्ट मैं जल्दी आपके लिए 1.3 लेके आऊँगा, तब तक इसे बहुत बढ़िया तरीके से आप कीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, लाइट की, या फिर सही नहीं दिख पा रहा, या कुछ अक्सर मैं छोटा लिख रहा हूँ, तो आप मुझे आपका एक वैल्यूबल कमेंट ज़रूर शेयर करें। आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि जो कमी मैं मेरी तरफ से आपको मिल रही है या जो भी कमी आपको दिख रही है वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसका कोई सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।